इसके बाद काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आ जाती है 1867 में, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये जो हिस्ट्री का ये जो पोर्शन है जो हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंडो पाक हिस्ट्री, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज में भी देखें या पीएमएस जीके के पेपर में देखें या पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में देखें, तो हर जगह पे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। इसके बाद जी पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है 1905 में। शिमला डेपुटेशन वायसराय से मिलने के लिए जाता है 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन जाती है, ये भी 1906 में बनती है। और उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में आता है, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में होती है। ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी, इसको 1911 में अनल कर दिया जाता है और बंगाल को दोबारा एक स्टेट बना दिया जाता है। कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी जो होती है ये 1913 में होती है। लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आता है और इसको मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। खिलाफत मूवमेंट जो है वो 1919 से 1922 के दरमियान में आती है और रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में आता है। इसके बाद आ जाता है जी साइमन कमीशन 1928 में। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है, कायद आजम के 14 पॉइंट्स उसके बाद 1929 में आते हैं। खुतबा अलाहाबाद या अलाहाबाद एड्रेस 1930 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से 32 के दरमियान में चलती हैं। और कम्युनल अवार्ड ये कम्युनिटीज के लिए दिया था रमजे मैकडोनल्ड ने, 1932 में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा उसके बाद। देन कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनेंगी 2 साल के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो पीरपुर रिपोर्ट आती है। डायरेक्ट एक्शन, ये डायरेक्शन एक्शन नहीं है, दिस इज डायरेक्ट एक्शन डे, रास्त इकदाम का दिन इसको कहते हैं। ये भी हम देखेंगे ये क्या है। लाहौर रेजोल्यूशन आ जाती है 1942 में। देन इलेक्शंस होते हैं 1945-46 में। और देन आता है हमारे पास जी क्रिप्स मिशन प्लान आता है 1942 में। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 3 जून का प्लान आता है 1947 में। और रेड क्लिफ अवार्ड आता है 1947 में। और इसके साथ ही जो है वो आज़ादी मिल जाती है। अब हम ये देखेंगे कि आज़ादी के इस सफर में मुसलमान और बड़े-सगीर के जो बाकी लोग हैं, हाँ लाहौर रेजोल्यूशन 1940 है, बिल्कुल ठीक है। ये वाकई इसमें मिस्टेक है, पहले भी थी, इसको हमने करेक्ट नहीं किया, तो लेट मी करेक्ट इट। ये लास्ट टाइम भी ये मिस्टेक थी इसके अंदर। ये लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो 23 मार्च 1940 को ये पास की गई थी। अच्छा तो जी हम स्टार्ट करेंगे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से। साल याद रखें 1867 का साल है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होती है? बनारस से। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। इससे पहले जो सरकारी जुबान है ये क्या थी? सरकारी जुबान जो है वो उर्दू थी। अब चूंकि हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि हम क्यों एक माइनॉरिटी की जुबान को पढ़ें जबकि हमारे पास अपनी एक जुबान मौजूद है, जो कि कौन सी थी? जो कि हिंदी थी। हिंदी जुबान थी। अब उर्दू और हिंदी में जो वाज़ेह फर्क है वो क्या है? ये बोलने में एक जैसी हैं, तकरीबन मिलती जुलती हैं, क्योंकि हिंदी के ड्रामे आपने अक्सर देखे होंगे, वो आपको इजीली समझ आ जाते हैं। फर्क कहाँ पे है? फर्क जो है वो रस्मुल खत का है, स्क्रिप्ट का। उर्दू जो है, उर्दू जुबान, वो अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती है। ऐसे ही है ना, जैसे अरबी लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। लेकिन जो हिंदी है वो देवनागरी, ठीक है, या संस्कृत रस्मुल खत में लिखी जाती है, संस्कृत। तो ये था बेसिक डिफरेंस। वो ये चाह रहे थे कि उर्दू जो सरकारी जुबान थी उसको खत्म करके देवनागरी रस्मुल खत को राइज किया जाए, वरना बोलने में दोनों जुबानें जो हैं वो एक जैसी थी। जस्ट मसला ये था कि वो एक माइनॉरिटी की लैंग्वेज को जो है वो यहाँ पर राइज देखना नहीं चाहते थे। अब बनारस में और तमिलनाडु में चेन्नई में एक कैंपेन लॉन्च होती है कि उर्दू को रिप्लेस करें और उसकी जगह देवनागरी यानी हिंदी स्क्रिप्ट जो है उसको नाफिज करें। कब? 1867 में। इस इंसिडेंस को उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कहा जाता है। सर सैयद शेयर्ड हिज व्यूज विद हिज फ्रेंड्स शेक्सपियर। उनका एक दोस्त था शेक्सपियर, ये वो वाला शेक्सपियर नहीं है, ये एक और शेक्सपियर है, उसके साथ इन्होंने अपने व्यूज शेयर किए। क्या व्यूज थे जी? इस उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से पहले सर सईद अहमद खान ये समझते थे कि मुसलमानों और हिंदुओं को मिलकर रहना चाहिए, यानी कि वो मुस्लिम हिंदू यूनिटी के बहुत बड़े जो है वो एडवोकेट थे। लेकिन जब ये वाला मामला हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अब मुसलमान और हिंदू जो हैं इनको आपस में इकट्ठे रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। और इसकी बेस पे, और यही जो मामला है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है, यही दो कौमी नजरिए की बुनियाद बना। आपसे बाज़ का सवाल ये पूछ लिया जाता है
ये बात को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद किसने रखी, तो दो कौमी नजरिए की बुनियाद जो है वो सर सैयद अहमद खान ने रखी। पहला जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि इसकी रीजन क्या थी, ठीक है, किस वजह से दो कौमी नजरिया पेश करना पड़ा। तो उसकी वजह ये थी कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी यानी 1867 से पहले तक सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर बिलीव करते थे, और उनका मकसद ये था कि यहाँ पर जो है यहाँ की कौमें जो है वो अंग्रेज के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करें और मिलजुल के इकट्ठे एक ही वतन में एक ही परचम तले जो है वो यहाँ पे जिंदगी गुजारे। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये तो जो है वो एक दूसरे की जुबान को भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये एक दूसरे के वजूद को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसने ये सोचा कि नहीं, अब यहाँ पे इन इन दो कौमों का इस एक मुल्क के अंदर रहना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। तो यहां से जो है वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पड़ती है। जॉर्ज कैम्बल जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का। उसने ये ऑर्डर दिया कि उर्दू को एक्सक्लूड कर दिया जाए टेक्स्ट की बुक से और उसकी जगह देवनागरी रस्मुल खत जो है उसको डाल दिया जाए। हंटर कमीशन इस पर्पस के लिए एस्टेब्लिश हुआ 1882 में, ठीक है। हिंदुओं ने ये प्ली ली, ठीक है, इन्होंने कमीशन के सामने ये प्ली ली कि चूंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो मेजोरिटी के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे जो जुबान है वो हिंदुओं की होनी चाहिए, ठीक है। ये एक सिविल सर्वेंट था, ये जो हंटर है इसका नाम पूरा विल्सन हंटर था और ये एक सिविल सर्वेंट था। नवाब मोहसिन उल मुल्क जो है उन्होंने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन उसी दौर में बनाई और उन्होंने हर मुमकिन तौर पे जो है वो उर्दू का दिफा किया। तो ये थी जी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो खलीज है या जो दरार है वो बढ़ती चली गई और आखिरकार जो है वो ऐसा वक्त आया कि मुसलमान और हिंदू ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वो एक कौम की तरह यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल को। पार्टीशन ऑफ बंगाल का साल है 1905। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले जो है वो बंगाल का पस मंजर देखना जो है वो बहुत जरूरी है। बंगाल एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल थी। बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, ठीक है। इंडिया के अगर ईस्टर्न साइड पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी रियासत थी और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी मुश्किल थी। तो यहाँ पर जो है जो जिसको भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भेजा जाता था उसके लिए सारे के सारे बंगाल को कंट्रोल करना बड़ा मसला था। ओके जी, ओके। उसके लिए सारे के सारे बंगाल को जो कंट्रोल करना वो बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ पर तरक्याती काम भी जो है वो रुके रहते थे और बहुत सारे अफसरान जो हैं वो यहाँ जाने से भी डरते थे। तो उस पर्पस के लिए क्या किया गया कि बंगाल को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। क्या किया गया? बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। तो ओल्ड या वेस्ट बंगाल था, उसका जो सेंटर है उसको कलकत्ता बना दिया गया, वेस्ट बंगाल यहाँ पर। और जो न्यू या ईस्ट बंगाल बना, ये वेस्ट बंगाल था, ये ईस्ट बंगाल था। इसका सेंटर किसको बनाया गया? ढाका को, ठीक है जी। तो इस तरह बंगाल को क्या किया गया? दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अब इससे हुआ ये कि यहाँ से मुसलमानों को फायदा हो गया, बिकॉज ये जो ईस्ट था यहाँ पर मुसलमान ज्यादा थे, ठीक है। मुस्लिम्स यहाँ पर मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम्स यहाँ मेजॉरिटी में थे और इसकी वजह से जो है वो मुसलमानों को उनके हकूक मिलने लगे, जो कि बात इनको कांग्रेस को और हिंदुओं को हजम नहीं हो रही थी। अच्छा, होता क्या है जी, 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, और या वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था। 1898 से 1905 तक जो है ये वॉइस रॉय रहा। टोटल एरिया ऑफ बंगाल क्या है? 1,99,000 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन इसकी 78 मिलियन यानी बहुत बड़ी आबादी थी। स्प्लिट कर दिया गया इसको दो हिस्सों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओल्ड वेस्ट बंगाल में जिसका के हेडक्वार्टर कलकत्ता था और न्यू ईस्ट बंगाल में जिसका हेडक्वार्टर कौन सा था? ढाका था। अब इससे ज्यादा जो है वो मुसलमानों को फायदा हो गया। मैंने बताया कि मुसलमानों की आबादी जो है वो इस एरिया में ज्यादा थी, इस एरिया के अंदर जो है वो मुसलमान ज्यादा थे, तो इसलिए मुसलमान जो है वो उनको एक तरह से अलग से एक इलाका मिल गया। तो और ये जो इलाका है ये किसके पास चला गया? ये मोस्टली जो है वो हिंदुओं के पास चला गया। तो पहले जो हिंदू थे, हाँ जी, ईस्ट बंगाल जो है वो इस वक्त का बांग्लादेश है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही जो है वो अब बांग्लादेश बन गया है। अब यहाँ मुसलमानों को फायदा होना शुरू हो गया, ठीक है, उनको हकूक मिलना शुरू हो गए, उनके काम होना शुरू हो गए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई, यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। तो हिंदू अपोजिशन जो है, हिंदुओं ने इसका जो है वो मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इसको अनल कर देना चाहिए, ठीक है। अब कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ है कि हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने इसकी मुखालफत की, लेकिन यकीनन जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे मौजूद होंगे जो कि इस जिनको नुकसान हुआ होगा इस डिवीजन के साथ। यकीनन जो है वो बहुत सारे लोगों को इस डिवीजन की वजह से नुकसान हुआ होगा। जाहिर बात है, पहले जो है वो यहाँ पे जस्ट एक हाई कोर्ट थी जो कि कलकत्ता में थी, ठीक है, और अब जो है वो दो हाई कोर्ट्स अलग-अलग बन गई, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ के जो वकील थे, वो कला बरादरी थी, वो भी नाराज थी क्योंकि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो डिवाइड हो गए थे, आधे कलकत्ता में आधे ढाका में, ठीक है। तो ये लोग भी नाराज थे। इसी तरह से और जो बाकी लोग थे इस एरिया के, उनका भी जो है वो बिजनेस और
बाकी चीजें डिवाइड हो गई थी, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट भी थे। तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये हिंदुओं की तरफ से अपोजिशन की गई थी या लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ये अपोजिशन कर रहे थे, लेकिन देयर वाज एन अपोजिशन। तो अपोजिशन की गई, ठीक है, इसको इसके इसके खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा मुहिम चलाई गई। 1911 में दिल्ली दरबार के अंदर जो है वो क्या हुआ कि इसको इस फैसले को रिवर्ट बैक कर दिया गया 1911 में। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि किस तरह से इसको रिवर्ट बैक किया गया। उस वक्त जो है वो किंग जॉर्ज फाइव था, गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड हार्डिंजे था। किंग जॉर्ज फाइव जो है वो अपनी तख्त पोशी के लिए यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे उन्होंने पॉलिटिक्स को लेफ्ट कर दिया आफ्टर द पार्टीशन वाज एनल्ड। जब पार्टीशन को एनल किया गया, नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका जिनको कहा जाता है, यह स्वदेशी मूवमेंट भी, इसमें ये जरूर इसका जिक्र करना जरूरी है कि इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाई। स्वदेश का मतलब है कि फॉरेन गुड्स, फॉरेन मेड गुड्स या ऐसी चीजें जो यूके मेड थी, इनका क्या किया, बाइकआउट कर दिया। यूके मेड गुड्स का क्या किया, बाइकआउट कर दिया। अब एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो यूके की जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं इंग्लैंड की, उनको नहीं खरीद रही थी। यस यस बिल्कुल बता सकते हैं कि जी बंगाल क्यों डिवाइड हुआ था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से इसको तकसीम किया गया। जैसे इस वक्त हमारे पास बलूचिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है, तो अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस पे डिवाइड कर दें तो उसका पर्पस हरगिज ये नहीं होगा कि हमने किसी नस्ल को, किसी रिलीजन को, किसी कौम को जो है वो फायदा देने के लिए किया, बल्कि हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हर एरिया को अलग-अलग से बजट मिले और वो वहां पे लगे, बजाय इसके कि हम सेंटर को एक बजट दे दें, ठीक है, कोयटा को एक बजट दे दें और वो बजट जो है वो सारे का सारा कोयटा में या उसके आसपास लग जाए। तो अगर हम फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान को 2 या 3 या 4 छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते हैं और उन सबको अलग अलग बजट देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हर जगह पे, हर एरिया के अंदर बजट जो है वो कंज्यूम होगा। अब इसे क्या कहा जाएगा, इसे ये कहा जाएगा कि ये जो डिवीजन है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर है। हाँ जी, किंग के लिए जो है वो जयपुर को पिंक कलर किया गया था, इसके लिए इसलिए इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। तो ये बेसिकली वो रीजन थी जिसकी वजह से बंगाल को डिवाइड किया गया था, लेकिन कुछ लोग जो है वो इससे खुश नहीं थे। फिर 1911 में दोबारा इसको जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल कर दिया गया और बंगाल की ये जो दरमियान में डिवीजन थी इसको खत्म करके बंगाल को जो है वो दोबारा एक कर दिया गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। कल जो है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।